नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो दूसरा मुद्दा है, भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व। खैर ये छोटा मुद्दा है, जो आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो इसके बाद आएगा। और वो क्या होगा मैं अभी से बोल दूँगा आपको। वो होगा भारत की मध्यस्थ बैंक और उसके कार्य। ये मेन क्वेश्चन होगा। लेकिन इससे पहले व्यापारी बैंक जो है उनका संक्षिप्त परिचय जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। 1991 हमने ये पढ़ा हुआ है 11वीं के अंदर कि 1991 एक ऐसा वर्ष था जब देश में आर्थिक सुधार हुए थे और दुनिया भर की कंपनियां देश के अंदर आई थी। तो दुनिया भर की कंपनियों के साथ साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकें थी वो भी देश के अंदर आई। उसके पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकें हैं उनका अस्तित्व देश में नहीं था। ठीक है, तो 1991 के आर्थिक परिवर्तन कहो या फिर आर्थिक सुधार कहो, जिसके बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का प्रवेश हुआ है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जितने भी वन लाइनर आ रहे हैं ये सब आपको एक एक नंबर में आ सकते हैं, जो आपको किताब में से छाट के मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी सब चीज़ें भी हैं उसके आसपास। सेकंड, शेड्यूल्ड बैंक या फिर सूचित बैंक किसे कहते हैं। आप कभी भी किसी बैंक के ऊपर जाओगे, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, तो वहाँ पर उन बैंक के नाम के नीचे लिखा रहता है शेड्यूल्ड बैंक या फिर सूचित बैंक। अब उसका मतलब क्या है? तो बैंकिंग का कार्य करती हुई संस्थाएं तो बहुत सारी जो काम करती है बैंकिंग का, क्योंकि बैंकिंग का मतलब क्या है? लोगों का पैसा बचत के रूप में स्वीकार करना और ऋण देना। ये बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, पोस्ट ऑफिस भी ये काम करती है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है? बैंकिंग का कार्य करती हुई संस्थाएं जिनको आरबीआई के 1934 की धारा की दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल जो है, उसमें स्थान मिला हो, उन बैंकों को शेड्यूल या फिर सूचित बैंक कहा जाता है। और खासियत क्या है कि इन बैंकों के ऊपर आरबीआई के द्वारा बनाए गए सारे नीति नियम जो है वो लागू होते हैं और इन बैंकों को उनका पालन करना पड़ता है। एक बार फिर से कर दूं क्लियर, 1934 की धारा की दूसरी अनुसूची में जिन बैंकों को स्थान मिला है उसे शेड्यूल बैंक या फिर सूचित बैंक कहा जाता है। और क्योंकि ये बैंकें आरबीआई के अधीन आती हैं, इसलिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे नियम कानून जो समय समय पर बदलते रहते हैं, वो सारे नियम कानून इन बैंकों को मानने होते हैं। ठीक है, अब कुछ लिस्टिंग आ जाएगी इनकी आपके सामने कि क्या क्या हो सकता है। सूचित बैंक के 2 पार्ट दिए हैं, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारी बैंक तो बहुत सारी आ गई, सहकारी बैंक अर्थात कोऑपरेटिव बैंक हैं। बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंकें हैं, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, माधोपुरा कोऑपरेटिव बैंक, विजय कोऑपरेटिव बैंक, या फिर एडीसी है, अहमदाबाद डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंकें जो हैं उनको आरबीआई जो है वो कुछ खास छूट देती है, तो ये अलग है। और व्यापारी बैंकों में यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं। नॉर्मली हमको 4 पार्ट पता नहीं होते हैं। पहले दिया गया है सरकारी बैंक। सरकारी बैंक कौन कौन सी? जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये सब सरकारी बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है और ये सरकारी है। अब बेचा जाए तो अलग बात है, फिलहाल तो सरकारी है। सेकंड है निजी क्षेत्र की बैंकें। निजी क्षेत्र जो प्राइवेट बैंकें हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब निजी बैंकें हैं। भारत में कार्यरत विदेशी बैंक एचएसबीसी का नाम आजकल काफ़ी चल रहा है। कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग जाओगे तो एचएसबीसी का बैंक का कार्ड हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो ये बैंकें हैं विदेशी बैंक। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकें, कई बैंकें ऐसी हैं जो सरकारी तो हैं पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अलग से अपनी शाखाएं जो है वो ओपन की हैं। और जो गांव के लिए, किसानों को बीज देने के लिए, खाद देने के लिए, ऋण देने के लिए, क्रेडिट कार्ड देने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए काम करती हैं। तो ये प्रादेशिक ग्रामीण बैंकें होती हैं। और फिर से इनके ऊपर जो नियम है, मिनिमम बैलेंस का नियम, क्रेडिट कार्ड का नियम, ये सब नियम काफ़ी हल्के होते हैं। तो इस तरह से ये सारी बैंकें आरबीआई के अधीन आती हैं और सबके लिए जो नियम बनाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका पालन इन सारी बैंकों को करना पड़ता है। ठीक है,
अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपना जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ, और वो है मध्यस्थ बैंक और उसके कार्य। एग्जाम में 5 नंबर में सेक्शन ई में इसके आने की भरपूर संभावना रहती है। ठीक है, अब मध्यस्थ बैंक क्या होती है? बैंकें ढेर सारी हैं, देश में बैंकें कई होंगी, पर मध्यस्थ बैंक कई नहीं होगी। सामान्यतः जो मध्यस्थ बैंक है वो एक ही होती है, तो हम उसकी बात करते हैं। आरपी केंट एक मात्र व्याख्या है। अब ना आपको लग रहा ऐसी संस्था जो है वो देश के अंदर है, और उसका काम क्या है? देश या प्रजा के सामान्य हित के लिए मुद्रा के भंडार के विस्तरण एवं संकुचन की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई हो वो। अब ध्यान रखिएगा, ये आपने पढ़ा है 11वीं में। अगर लोगों की जेब में ज़्यादा मुद्रा आ जाएगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। कम मुद्रा आएगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे और मंदी आ जाएगी। इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए मध्यस्थ बैंक काम करती है। सिंपल चीज़ है कि अगर नदी पर बांध बनाओगे और बहुत पानी आ रहा है तो बाढ़ से रोका जाएगा, और जब नदी में पानी नहीं होगा तो वो पानी छोड़ के आप काम चला सकते हो। तो नदी में बाढ़ आए वो भी हानिकारक है, और नदी सूख जाए वो भी हानिकारक है। तो नदी में थोड़ा बहुत पानी अपने हिसाब से काम के लायक आना चाहिए। ठीक इसी तरह से देश के अंदर मुद्रा का जो प्रवाह है वो भी योग्य होना चाहिए। ज़्यादा पैसा जेब में आ जाएगा तो भयंकर तेजी आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी और गरीब इंसान भूखे मर जाएगा। कम पैसा आएगा तो फिर लोग मांग करेंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे और मंदी आ जाएगी। तो इन दोनों को कंट्रोल कैसे करोगे? मुद्रा के भंडार का विस्तरण मतलब फैलाव और संकुचन, दोनों पे कंट्रोल करने का जो काम जिस संस्था का है उस संस्था को हम कहते हैं मध्यस्थ बैंक। और कुछ उसकी खासियत है, विशेषताएं हैं। मध्यस्थ बैंक देश की सर्वोच्च बैंक कहलाती है। वो जिस देश की भी है बैंक, वो सबसे बड़ी बैंक, हेड ऑफ द ऑल बैंक, सारे बैंकों की बड़ी बैंक कहलाती है। और जो देश की बैंकिंग नीति का निर्धारण करती है, बैंकिंग सेक्टर में जो भी परिवर्तन लाने हैं, लोगों को लोन ज़्यादा देना है, कम देना है, ऋण जो है वो ब्याज दर बढ़ाना है या घटाना है, ये सारी नीतियां जो है वो मध्यस्थ बैंक सरकार के साथ मिल करके डिसाइड करती है। ठीक है, तो मध्यस्थ बैंक आम बैंक नहीं। नेक्स्ट है भारत के बारे में। भारत की मध्यस्थ बैंक कौन सी है? तो भारत की मध्यस्थ बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म में RBI। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना तो आज़ादी के पहले हो गई थी, 1 अप्रैल 1935। लेकिन याद रहे 1 अप्रैल 1935 इसका स्थापना वर्ष है, पर तब ये एक निजी बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी। इस बैंक को सरकारी बनाया गया 1 जनवरी 1949 को। सरकार ने इसे अपने हस्तक कर लिया, और इसी प्रवृत्ति को, निजी कंपनी को सरकार अपने हाथ में ले ले तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो ये सरकारी बैंक बनी 1 जनवरी 1949 को। और एक और चीज़, अगर सरकार अपनी कंपनी अपनी कंपनी के शेयर निजी क्षेत्र को बेच दे तब इसको हम कहते हैं निजीकरण। ठीक है, अब इसके ऊपर डिटेल में आ रहे हैं हम लोग। RBI के मौद्रिक कार्य, 2 तरह के कार्य हैं, शायद बताने रह गए आपको, किताब में देख लीजिएगा। RBI के कार्य 2 तरह के हैं, मौद्रिक कार्य और गैर मौद्रिक कार्य। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मौद्रिक कार्य की, और ये बहुत ही IMP टॉपिक पहला वाला आ गया है। RBI का सबसे महत्वपूर्ण काम है चलन मुद्रा मतलब करेंसी को निर्गमित करने का कार्य, निर्गमित अर्थात छापने का कार्य, ये RBI का है। पर यहाँ पे ट्विस्ट है कि क्या RBI सारे मुद्रा छापती है या कुछ छापती है, कुछ सरकार छापती है? तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 2 रुपये और उससे अधिक रकम की नोट छापने का कार्य RBI करती है। अगर आप देखेंगे, अगर आप कहीं से ढूंढ पाएँ 2 रुपये की नोट तो उसके ऊपर लिखा रहेगा RBI, और अगर आप ढूंढ पाते हैं 1 रुपये की नोट तो उसके ऊपर लिखा रहेगा भारत सरकार। तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है। 2 रुपये और उससे अधिक रकम की नोट छापने का कार्य RBI करती है, और 2 रुपये से छोटी नोट तो एक ही नोट आई, 1 रुपये की नोट, जबकि 1 रुपये की नोट और सभी सिक्के, कॉइन्स, 1 रुपये की नोट और अन्य सभी सिक्के छापने का कार्य भारत सरकार करती है। ये 2 अलग अलग चीज़ें। भारत सरकार 1 रुपये की नोट और सिक्के छापती है, और रिजर्व बैंक जो है वो 2 रुपये और उससे बड़ी जो नोट है
वो छापती है। ये भी आपको 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम के अंदर। परंतु इनका वितरण करने की, आम जनता में बैंकों के माध्यम से इसको पहुंचाने का काम तो एकमात्र आरबीआई का है। चाहे वो नोट हो, चाहे वो सिक्के हो, या फिर 2 रुपये या उससे बड़ी नोट हो, 2000 की नोट हो, ये सब आम जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो आरबीआई ही करती है। छापने का कार्य 2 लोग करते हैं, पर आम जनता तक वितरण करने का काम सिर्फ आरबीआई करती है। अगला कार्य आ गया है सरकार की बैंक के रूप में। आप जब भी ये मुद्दा पढ़ते हो तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपके लिए बैंक क्या है। जैसे बैंक में आप पैसे रखते हो, अपने बचत रखते हो, जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण लेते हो, बैंक के अंदर आपका लॉकर होता है, उसमें आप अपने गहने, सामान, दस्तावेज रखते हो। ठीक इसी तरह से सरकार को अगर कहीं पैसे रखने हैं तो सरकार कहाँ पैसे रखेगी? तो सरकार पैसे रखती है आरबीआई के अंदर। सरकार को उधार चाहिए तो किससे लेगी? तब वो आरबीआई से लेगी। तो इसलिए आरबीआई जो है, या मध्यस्थ बैंक जो है, वो सरकार की बैंक कहलाती है। यहाँ पे पहला मुद्दा है सरकार की एजेंट और सलाहकार के रूप में। सरकार के सारे काम, मुद्रा के काम जो है वो आरबीआई के माध्यम से ही होते हैं, और समय समय पे सरकार को सलाह देने का काम भी आरबीआई जो है करती है। और एक चीज़ और, सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते और सरकार के जो सिक्के हैं, इन सब की जिम्मेदारी आरबीआई उठाती है। तो जो काम हमारे लिए हमारी बैंक करती है, वो काम आरबीआई सरकार के लिए करती है। तो इसके लिए इसको कहा जाता है सरकार की बैंक। आरबीआई के अंदर आप और हम अकाउंट नहीं खुला सकते, पर सरकार जो है उसके अकाउंट सभी सरकारों के, सरकार मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सब के अकाउंट जो है वो आरबीआई के अंदर होते हैं। तीसरा मुद्दा है बैंकों की बैंक और अंतिम सहायक। देखिए आप ध्यान से, तो इसके अंदर 2 मुद्दे छुपे हुए हैं। बैंकों की बैंक, अगर आपकी जो बैंक है, अगर उसको घाटा होता है, उसको नुकसान होता है, अगर उसको उधार चाहिए तो कौन देगा? बैंक तो आपको उधार देती है, ऋण देती है, आपको वाहन लेना है। पर अगर बैंक को नुकसान हो रहा है और बैंक को कर्ज चाहिए, तब कौन देगा? तब देगी आरबीआई। और बैंक अपना पैसा कहाँ जमा करेगी? अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो कहाँ जमा करेगी? आरबीआई के पास। इसलिए जो आरबीआई है वो बैंकों की बैंक भी है। और जो आखिरी मुद्दा है वो आपको आखिरी में बताऊंगा मैं। पहला आ गया बैंक के सीआरआर के प्रमाण का संचालन। सीआरआर की बात हम पहले कर चुके हैं, आगे और करने वाले हैं। सीआरआर अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित प्रमाण। ये क्यों बताया गया था आपको? कि बैंक अपने पास के सारे पैसे को लोगों को ऋण के रूप में देती नहीं है, कुछ पैसा उससे अपने पास रखना होता है, और इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर वो 20% है, तो अगर बैंक के पास 1 लाख रुपए आया है तो बैंक 1 लाख में से 80,000 ऋण देगी और अपने पास 20,000 रखेगी। तो ये 20,000 का संचालन कौन करेगा? आरबीआई करेगी। तो बैंक के पास जो पड़ा है कैश रिजर्व रेशियो, उसका संचालन आरबीआई करती है। बैंक किस हिसाब से ब्याज देगी और किस हिसाब से ब्याज लेगी, ये सब डिसाइड करने का काम भी आरबीआई का है, तुमको पहले से पता है। और ये तीसरा मुद्दा कि अगर बैंकें घाटा कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि बैंक ने लोगों को ऋण दिया, मतलब बैंक में पैसा जमा किया मैंने, और मेरे पैसे से बैंक ने लोगों को ऋण दे दिया, अब वो ऋण वापस नहीं आ रहा है और मैं पैसा मांगने चला गया, तब बैंक के पास पैसे नहीं है। ऐसे संकट से बचने के लिए बैंक को कर्ज चाहिए। तो ये इस समय, ऐसे समय में आरबीआई जो है वो सामने आकर के बैंक को हेल्प करता है। तो आर्थिक संकट अगर आ गया है बैंक के ऊपर, कंडीशन खराब हो गई है, बैंक घाटा कर रही है, तब आरबीआई हेल्प करती है। तो अंतिम सहायक भी कहते हैं। डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पर बैंक अगर डूबती है तो आरबीआई सहायता करती है। चौथा मुद्दा काफ़ी काम का है, साख नियमन का कार्य। साख नियमन मतलब कि जो बैंक की ऋण देने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाना या घटाना है। आप सोचिए कि अगर ऋण के ऊपर जो ब्याज दर है वो ज़्यादा हो जाएगा तो लोग ऋण कम लेंगे, अगर ऋण पे ब्याज दर कम हो जाएगा तो लोग ऋण ज़्यादा लेंगे। तो कई बार अगर सरकार चाहती है कि लोगों की जेब में पैसा पहुँचे, तो ऐसे में बैंक जो है वो ब्याज दर घटाए, ऐसा आरबीआई कहती है। तो ये सारा काम, साख नियमन का कार्य, लोगों को उधार ज़्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, ये सब कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई के द्वारा होता है। चौथा मुद्दा। और पांचवा मुद्दा, विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। विदेशी मुद्रा किसी भी
सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास व्यापार में उसका उपयोग होता है, तो उसका भी संचालन यहाँ पे कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्रा को खरीदना या उसको बेचना, कितना रखना है, मैनेजमेंट करना, ये सारा काम जो है वो भी आरबीआई के द्वारा होता है। और अगला मुद्दा जो आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मजबूत हो, इसका प्रयास भी आरबीआई करता है। अब ये क्या है, रुपए और डॉलर के मामले में हम चाहते हैं कि रुपया स्ट्रांग हो। अगर रुपया स्ट्रांग होगा डॉलर के मुकाबले, जैसे मान लो कि आज के समय में $1 बराबर 70 रुपये है, 70 रुपये हम देंगे तो $1 मिलेगा। हम क्या चाहते हैं कि हम कम से कम रुपए दे करके डॉलर प्राप्त करें, 50 रुपये दे के हम $1 प्राप्त करें। पर इसके लिए जो भी प्रयास है वो कौन करता है, तो वो मध्यस्थ बैंक करती है, हमारे लिए आरबीआई करती है। तो हमारी मुद्रा को मजबूत करने का प्रयास जो है वो भी मध्यस्थ बैंक करती है। अगला, आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य। जो गैर मुद्राकीय कार्य हैं उसके अंतर्गत नियमन और देखरेख का कार्य। नियमन फिर से वो आ गया कि नियम बनाना और लोग नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना। पर यहाँ पर पूरे के पूरे पूंजी बाजार की बात आएगी, जिसके अंदर पैसा घूम रहा है। तो पैसा ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। पैसा घूमना मतलब ऐसे कोई आपने घुमा दिया ऐसा नहीं, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ गया है और लोग लगातार खरीदी कर रहे हैं, तो ऐसे महंगाई बढ़ने वाली। और कम आ गया है, लोग नहीं कर रहे हैं खरीदी, तब भी समस्या है। तो ये संभालना, गैस के अंदर जब होता है वो रेगुलेटर, तो गैस बहुत तेज़ चल रही तो चाहे जो है वो उबल के बाहर आ जाएगी। बहुत धीमा कर दिया गैस का रेगुलेटर आपने, तो फिर चाहे उबलेगी नहीं। तो हम उसका नियमन करते हैं, जितना हमको ज़रूरत है, कभी हम बढ़ाते हैं, कभी हम घटाते हैं। आरबीआई यही काम करती है, मुद्रा कभी ज़्यादा बढ़ाती है अर्थन में, बढ़ गई तो घटाती है, ये करती रहती है। तो इसको हम कहते हैं मुद्रा बाजार का देखरेख करना और नियमन करना। बैंकों को अगर अपना कार्य विस्तार बढ़ाना है, अधिक ब्रांचें खोलनी है, उनकी पद्धति है, किस टाइम में बैंकें खुलेंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, सैटरडे को बंद रहेगी नहीं रहेगी, ये सब काम जो है वो भी आरबीआई के द्वारा होता है। और जितनी भी अन्य सहायक बैंकिंग संस्थाएं, कई बार कुछ संस्थाएं ऐसी है जो बैंकों के साथ में पैरेलल काम करती हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो पैसा लेकर के लोग, सोना लेकर के लोगों को ऋण देता है। तो इन सब के ऊपर भी कंट्रोल करने का काम जो है वो आरबीआई करती है। प्रोत्साहन का कार्य, प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन किसको? आम जनता को। और क्या प्रोत्साहन देना? ये प्रोत्साहन देना कि आम जनता जो है वो बैंकिंग सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करे और उनका पैसा जो है वो अकाउंट के माध्यम से ही खर्च हो। बैंकिंग संबंधी जागृति फैलाकर ज़्यादातर धन अर्थतंत्र की मुख्य धारा में लाने का प्रोत्साहन देना। जो पैसा आपके जेब में पड़ा है वो सरकार को पता नहीं है, और जो आपके अकाउंट में है वो सरकार को पता चल जाता है। और इसीलिए सरकार कई तरह के प्रयास करती है। नोटबंदी जैसे कदम इसीलिए उठाए गए कि जो पैसा है वो मूल धारा में, सरकार की नज़र में सारा पैसा आ जाए। कैश का उपयोग लोग कम करें। लोग नकद की जगह पे क्या प्रयोग करें? चेक का उपयोग करें या अन्य माध्यम, पेटीएम है, गूगल पे है या और जो भी माध्यम है उनका प्रयोग करें। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहन देना। कई बार सरकार इसमें कुछ डिस्काउंट भी देती है। अगर आप पेट्रोल भरा रहे हो क्रेडिट कार्ड से, तो सरकार उसके अंदर कुछ 0.75% डिस्काउंट देती है पेट्रोल की कीमत में। तो ये प्रोत्साहन वाले कार्य है, ये सरकार करती रहती है। उद्देश्य क्या है कि लोग नकद का प्रयोग कम करें और बैंकिंग अकाउंट का उपयोग कैशलेस पद्धति जो है उसको अपनाएं। संगठित मुद्रा बाजार और सहकारी बैंकों को प्रोत्साहन देना। संगठित मुद्रा बाजार, जो आप गांव का साहूकार है, मुनीम है, वो असंगठित है। क्यों असंगठित है? क्योंकि उसके ऊपर सरकार के नियम असर नहीं करते हैं। पर जो बैंकें हैं हमारे आसपास, ये संगठित मुद्रा बाजार है और इनका उपयोग लोग ज़्यादा करें, ये सरकार प्रयास करती रहती है। और आखिरी मुद्दा आ गया है समावेशित विकास के लिए कार्य। समावेशित विकास के लिए कार्य अर्थात जो लोग बैंकिंग व्यवस्था से छटक गए हैं, दूर हैं, जहाँ तक लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, उन सबका समावेश करना और सबको लेके आगे बढ़ना। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो सबका साथ सबका विकास, ये कोशिश करना।
अर्थात सभी लोग तक बैंकिंग व्यवस्था का लाभ पहुंचे, ऐसे प्रयास करना। गांव के क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र जो है उन तक लाभ पहुंचे, ग्रामीण पिछड़े तथा बैंकिंग सुविधा का उपयोग करें और उन्हें उनको मूल धारा मतलब वही आ गया कि आपका जो अर्थतंत्र अकाउंट है उसमें प्रवेश करें। तो ये करना। ऋण देना, ऋण किसको दें? ज़्यादातर जो लोग पिछड़े हैं, खेती को ऋण दें, छोटे उद्योग को ऋण दें, जो लोग खुद का रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं उनको ऋण दें। परंपरागत उद्योग जो हमारे पुराने उद्योग हैं, हस्तकला उद्योग है, इनके विकास के लिए बैंकें ऋण दें। ये करने का जो कार्य है वो भी आरबीआई करती है, ताकि जो, या फिर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन दिया जाए ताकि गरीब विद्यार्थी पढ़ पाए। तो इस तरह से समावेशी विकास के लिए आरबीआई जो है कार्य करती है और ऐसी योजनाएं बनाती है ताकि उस योजना का लाभ जो है वो आम जनता तक, सभी लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचे। ठीक है, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।